सो अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं प्रसून आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल आप में से कई लोग का एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का पेपर रहा होगा, ठीक है, और मेरा खुद भी था। तो मैं उसी पेपर के जीए के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं जीए हमेशा से आप कितना भी पढ़ के जाइए वो एसएससी वाले कुछ भी पूछ लेते हैं। तो जो जो क्वेश्चन आए थे, जितना मुझे याद है पेपर में, तो मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल। ओके, तो आइए मूव करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आया था, मतलब एक क्वेश्चन ये था आपका कि ट्रीटी साइंड इन 1992, ये जो आपका ट्रीटी साइंड हुआ है 1992 में, इन रिगार्ड्स टू वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में 1992 में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। तो आपको चार ऑप्शन थे, मुझे तीन याद आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन था स्टॉकहोम कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यही जो ट्रीटी साइन हुई थी वो 1992 में साइन हुई थी। एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये क्वेश्चन आया था और इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपसे, ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था ये। पूछा था कि विच टू क्रॉप्स वर प्रोड्यूस इन हाई क्वांटिटीज ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन सी दो फसलों का पैदावार जो है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ था। वीट एंड राइस, वीट एंड शुगर केन, राइस एंड मस्टर्ड, और कोई एक और ऑप्शन था, एक चौथा ऑप्शन भी था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है वीट एंड राइस। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है वीट एंड राइस। वीट और राइस का ही प्रोडक्शन जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में, मतलब 1965 समथिंग अराउंड, तो उसमें वीट और राइस का ही जो प्रोडक्शन था वो सबसे ज़्यादा हुआ था। ओके, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। जो थर्ड क्वेश्चन आपका आया था वो आया था, ये बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन पूछ दिया था, और इसीलिए एसएससी जाना जाता है आपके अपने अटपटे से क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन था कि कनिष्क वॉज द डैश रूलर ऑफ कुशन एम्पायर, मतलब उस कौन से नंबर का रूलर था ये पूछ दिया था, और ये बहुत ही गंदा क्वेश्चन जो कि मेरा गलत हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन है कनिष्क वॉज द डैश रूलर, तो ये आपका याद रखिएगा थर्ड रूलर था कनिष्क। कनिष्क वॉज द थर्ड रूलर ऑफ कुशन एम्पायर। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे कुजल कैटफिशेस वन, फिर उसके बाद कोई और था, फिर थर्ड नंबर का जो रूलर था कुशन एम्पायर का, वो क्या थे, कनिष्क थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ओके, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आया था, एक एक्सपो हुआ था, एक विंग्स इंडिया एक्सपो हुआ था, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ऑर्गेनाइज किया था इन जनवरी 2024। मतलब ये करंट अफेयर्स, ये जो आपका टॉपिक हो गया ये आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो गया, और वो भी एक साल पुराना करंट अफेयर्स, लगभग एक साल पुराना करंट अफेयर्स आपका ये पूछा है। इसमें पूछा था कि जो विंग्स इंडिया एक्सपो हुआ था 2024 जनवरी में, जिसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ऑर्गेनाइज किया था, उसका थीम क्या था। तो तीन चार ऑप्शन थे, उसमें से जो सही ऑप्शन था वो यही था, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल। ओके, तो ये आपका करेक्ट थीम था, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका था केमिस्ट्री से। ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है, और ये पूछा था कि, और ये भी बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन था, जिसे बताना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मैंने ये वो बोला था ना गेस वर्क किया जाता है, तो मैंने गेस किया था और ये मेरा सही हो गया। क्वेश्चन ये था कि जेम्स चैडविक डिस्कवर द न्यूट्रॉन इन विच ईयर। तो सभी को पता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, जो कि एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। तो किस ईयर में पूछ दिया था, ये किस ईयर में इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो इसका सही ऑप्शन जो था वो था 1932। ओके, तो ये रहा आपका। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी इसमें भी आपका ईयर ही पूछा था, जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि जो सिंगर एंड निकल्सन प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आपने पढ़ा हुआ सेल थ्योरी, तो उसमें जो एक मॉडल था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो आप सभी को पता है कि जो फ्लूइड और मोजाइक मॉडल है वो सिंगर एंड निकल्सन ने प्रपोज किया था, लेकिन ईयर बताना थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी काम है। जो बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा वही बता पाएगा, और जो गेस वर्क किया होगा जिसका सही हो गया होगा वो बात अलग है।
तो सिंगर एंड निकलसन प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये सेल थ्योरी से बायो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया, और ये सेल थ्योरी से आप कह सकते हो फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये क्वेश्चन आया था, इसका पूछा था ईयर, किस ईयर में डिस्कवर मतलब ये प्रपोज किया था, किस ईयर में ये थ्योरी मॉडल आपने जो सिंगर निकलसन थे प्रपोज किया था, ईयर पूछा था। तो ईयर बताना तो हमारे बस की बात तो थी नहीं, तो मैंने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसके बाद आपका एक सेंसस से जो 2011 जनगणना जो 2011 में आपकी जनगणना हुई थी, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका, और इसमें पूछा था कि व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। ठीक है, कि 2011 में जो भारत की जनगणना हुई है उसके आधार पे बताइए कि जो हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ, मतलब कि 2001 से कंपैरिजन कीजिए 2011 में हिंदू पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो ये आपको बताना था। और इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता होगा 16.8%। तो ये आपका सेंसस से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो कि हमेशा आता ही है, सीजीएल का फेवरेट टॉपिक है ये सेंसस। ठीक है, और जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, तो इसलिए भाई सेंसस 2011 इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था कि हिंदू पॉपुलेशन जो थी उसकी परसेंटेज ग्रोथ क्या थी इन 2011, मतलब 2001 के कंपैरिजन में 2011 में हिंदू पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, ये आपको बताना था। 16.8%। सभी को पता होगा कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी थी, जो डेकेडल पॉपुलेशन थी वो आपको पता होगा लगभग 17.7% या 17.1%, जो भी था 17% बढ़ी थी ना डेकेडल। जो टोटल पॉपुलेशन बढ़ी थी वो कितनी बढ़ी थी, 17 पॉइंट समथिंग था, ये टोटल पॉपुलेशन बढ़ी थी। ठीक है, और आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदू हैं, तो हिंदू की भी पॉपुलेशन लगभग इसी के आसपास बढ़ी होगी। ऐसा आप गेस करके एक ट्रिक मार सकते थे, क्योंकि आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा कौन किसकी पॉपुलेशन है, कौन से रिलीजन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो हिंदू। तो भाई हिंदू की पॉपुलेशन भी आप ऐसे अनुमान लगा के ट्रिक मार सकते थे, लेकिन मुझे तो ये पता था हिंदू पॉपुलेशन, मैं ये टॉपिक पढ़ के गया था सेंसस वाला। ओके, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन था साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। आपको पता होगा कि डिफरेंट रेलवे जोन्स हैं हमारे इंडिया में, कितने हैं, 18 हैं शायद रेलवे जोन्स, या मुझे अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें आपसे पूछा था कि जो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, साउथ सेंट्रल जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन मुझे पता था सिकंदराबाद, करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन थे, लेकिन मैंने 2 ऑप्शन जो मुझे याद आ रहे हैं वो था, पहला ऑप्शन जबलपुर था, दूसरा सिकंदराबाद था, तो मैंने सिकंदराबाद लगा के आया था, तो ये मेरा सही है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। तो आप कमेंट में बताइए कि टोटल कितने रेलवे जोन्स हैं हमारे इंडिया में। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है कि टोटल रेलवे जोन्स इन इंडिया, बताइएगा कि टोटल रेलवे जोन्स इन इंडिया कितने हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर पूछा था जो कि सिकंदराबाद में है। ओके, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बच्चा बता देगा, सबसे ईजी क्वेश्चन मुझे यही लगा सीजीएल टीयर 2 के जीए में, कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पोखरण टेस्ट। आप सभी को पता होगा कि पोखरण टेस्ट, इस पर तो एक मूवी भी आई थी परमाणु, ठीक है, 1998 में हुआ था शायद, ठीक है, तो 1998 में पोखरण टेस्ट हुआ था। तो इसमें इस टाइम भारत का राष्ट्रपति कौन था, सभी को पता है, हमारे प्यारे प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी शायद कहा जाता है। ओके, और प्रेसिडेंट ये थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर इस टाइम कौन था, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे इस टाइम। तो सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पोखरण टेस्ट। तो ये हो गया आपका। फिर आपका क्वेश्चन पूछा था बहुत ही उससे भी क्वेश्चन, लेकिन ये जिसने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है वही बता पाएगा। लेकिन आपने 12th में अगर आपका साइंस स्ट्रीम रहा होगा, जो कि रहता ही है, जो तैयारी करता है लगभग 70-80% मैं मानता हूँ कि साइंस स्ट्रीम वाले ही तैयारी करते होंगे एसएससी की, सीजीएल की। तो ये फॉर्मूला से आप
भली भांति परिचित होंगे। F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपसे पूछा था कि ये जो है ये फॉर्मूला किस लॉ से रिलेटेड है, कौन सा लॉ। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन था गॉस लॉ, दूसरा था कूलम्स लॉ। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ का नियम है, रूल है। F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। ये Q1 Q2 क्या है, टू चार्जेस हैं। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस हैं। ये दोनों क्या है, चार्ज हैं। और ये R क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। R जो है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, कहने का मतलब मैं इसे रब करता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं पूरा आपको एकदम डिस्क्राइब कर दिया। कूलम्स लॉ का जो ये फॉर्मूला था, आर क्या था, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, दो चार्जेस के बीच की दूरी। मैं आपको ये समझा देता हूँ कूलम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, जैसे ये एक चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज क्या है Q1। ओके, कुछ दूर पे आपका Q2 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, R है। तो कूलम का जो नियम है, कूलम का नियम, कूलम लॉ, ये कहता है जो इनके बीच का जो फोर्स होगा ना, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, यानी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो है यही दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। यही होता है कूलम का लॉ। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, फिजिक्स का। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन हो गया, फिजिक्स का हो गया। तो मतलब साइंस से 3-4 क्वेश्चन आपके आए थे। कल वाले पेपर में साइंस के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस से आए थे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, मुझे पता नहीं था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, तो एंटीसीडेंट रिवर मुझे टर्म ही नहीं पता था क्या होता है एंटीसीडेंट रिवर। मैं ये रिवर तो पढ़ा था लेकिन मुझे एंटीसीडेंट रिवर का ये टर्म पता था। तो एंटीसीडेंट रिवर जो होता है मतलब कि ये जो है एंटीसीडेंट रिवर आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। तो इनमें से ऑप्शन में जो पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर, कौन सी एंटीसीडेंट रिवर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो था यमुना। मैंने घर पे आके चेक किया, यमुना जो था वो एंटीसीडेंट रिवर नहीं है। बाकी ये तीनों जो है, इंडस है, गंगा है, ये कोसी है, ये सभी क्या है, ये तीनों एंटीसीडेंट रिवर हैं। इससे तो पूछा था क्वेश्चन में कौन सी नदियाँ जो दिए गए ऑप्शन है उसमें एंटीसीडेंट रिवर कौन नहीं है, तो यमुना इज़ नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर। तो याद रखिएगा यमुना इज़ नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, अब एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है वो आप लोग देख लीजिएगा, एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है। क्योंकि मैं ये टॉपिक जो है रिवर में मैं पढ़ तो गया था रिवर। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ टर्म्स आप जानते हैं सब कुछ तो कवर हो नहीं पाता, तो ये टर्म मैं मिस कर गया, एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है। मैंने सबके सब रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज पढ़ के गया था, कहाँ से वो निकलती हैं, सोर्सेज उनका वो भी पढ़ के गया था, लेकिन मैं ये टर्म भूल गया एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है। ठीक है, तो आइए 12th, ये क्वेश्चन आपका जो है बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 2 शब्द यूज किया था। गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन विच ही यूज द हंगर स्ट्राइक। ठीक है,
असल में क्या था, क्वेश्चन जो रियल में था, मैंने तो ये ऐसे बना दिया। यहाँ पे लिखा था कि गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक, ठीक है, टेक्स प्लेस इन विच ईयर। तो ये तो आपको पता है कि 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाले में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर केवल फर्स्ट सत्याग्रह बोलता तो वो आपका पता है चंपारण वाला होता, 1917 वाला। तो लेकिन इसमें बोला था हंगर स्ट्राइक, एक टर्म आ गया था क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज ये नहीं है जो मैंने लिखा है, इसमें यहाँ पे इन विच नहीं लिखा था, लिखा था गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक टेक प्लेस। तो कई लोगों ने सोचा होगा कि फर्स्ट सत्याग्रह तो 1917 लगा के आ गए होंगे, लेकिन हंगर स्ट्राइक वर्ड एक उसमें दिया हुआ था, एंड लिखा हुआ था। क्वेश्चन ये था कि गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक टेक्स प्लेस इन विच ईयर। तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन था। यहाँ पे इन विच की जगह एंड लिखा हुआ था ना, ये इन विच ही यूज की जगह एंड लिखा हुआ था क्वेश्चन में। रुको, ठीक, ठीक है। तो ये 1918 हुआ था, ठीक है। तो 1918 जो है ये हो गया था आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन। तो 4 डेफिनेशन दिए हुए थे लिबरलाइजेशन, उसमें बताना था व्हाट इज लिबरलाइजेशन। तो आपको पता होगा लिबरलाइजेशन क्या होता है, कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और रिमूविंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये आपका लिबरलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। पूछा था कि विच सुल्तान वाज द फर्स्ट टू विजिट द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो कौन सा ऐसा पहला सुल्तान था जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं बहुत ही सोचा कि लगा दूं, लेकिन मैं सोचा रिस्क न लिया जाए, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन में रिस्क ले चुका था। तो ये क्वेश्चन जो था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये पूछा था कि विच एमिनो एसिड, कौन सा एमिनो एसिड जो है वो सेरोटोनिन का प्रिकर्सर है। और सेरोटोनिन क्या होता है, ये आपका मूड को रेगुलेट करता है, स्लीप और एपेटाइट को रेगुलेट करता है। तो इस सेरोटोनिन का कौन सा प्रिकर्सर है, कौन सा एमिनो एसिड, जो 4 एमिनो एसिड के ऑप्शन दिए हुए थे उसमें बोला था कि कौन सा एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड वो प्रिकर्सर है सेरोटोनिन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ट्रिप्टोफैन, ये होता है सेरोटोनिन का प्रिकर्सर। तो ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ये होता है प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन, प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन। और ये सेरोटोनिन है क्या, ये आपका मूड को रेगुलेट करता है, स्लीप को रेगुलेट करता है, एपेटाइट भूख को भी रेगुलेट करता है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे याद है, ये सही था मेरा, क्योंकि ये मैं पढ़ा हुआ था करंट अफेयर से। बोला था कि विच प्लेयर मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड, किस प्लेयर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट विद एन एस्टॉनिशिंग 565 किलोमीटर पर आवर का स्मैश। तो इस स्पीड का स्मैश लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट का। तो वो उस प्लेयर का नाम था सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ठीक है। तो ये रहे वो 16 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा एक गलत था, ठीक है। सॉरी, 16 क्वेश्चन में से मैंने 14 क्वेश्चन किया है, 15 क्वेश्चन किया है, जिसमें मेरा एक गलत है। एक क्वेश्चन मैंने तुगलक वाला नहीं अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो ये सब रहे सब क्वेश्चन, ठीक है। बाकी 8 मैं आपको याद करके नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस। तो देखिए जीएस किस तरह का आता है, आपने देखा सीजीएल के टीयर 2 में। तो ओवरऑल पेपर तो मेरा ठीक ही हुआ है, अब देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है। ओके, तो वी आर साइनिंग ऑफ हियर, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। ये सब क्वेश्चंस आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा इस क्वेश्चंस को, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। जितने भी एस्पेरेंट्स हैं सीजीएल के, एसएससी के, उन तक ये आप वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ठीक है। सो टेक केयर, गुड बाय।